नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू हो गई और इसके साथ ही साथ उन्होंने कुंभ की भी एंट्री दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें करवा दी। कुंभ को लेके जिस तरीके की चुनौती योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी, उससे ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे जो भाषण था, उसने पूरी चुनाव की दिशा बदल दी। ठीक वैसी ही दिशा आज कुंभ को लेके जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो भी बदलने वाली है। और अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुंभ स्नान करेंगे और कुंभ स्नान के साथ ही साथ एक संदेश पूरे देश को जाएगा कि किस तरीके से सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। सबसे पहले सुनिए आज योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में क्या कहा। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ के बाद 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद फिर 5 फरवरी को प्रधानमंत्री हैं, 7 को राष्ट्रपति हैं और एक लंबी जो लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक लगी है। बात सच है कि कुंभ के जरिए एक राजनीति साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी बात का डर विपक्षी नेताओं को पहले था, इसीलिए लगातार वो कुंभ को लेके आलोचनात्मक थे और वो कुंभ की व्यवस्था को लेके सवाल उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2013 में जब कुंभ हुआ था तो उनके नेतृत्व में हुआ था और उस समय आजम खां को कुंभ का प्रभार दिया गया था। अव्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। एक तरीके से देखें तो अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो राजनीतिक है और वो ये कहता है कि आखिर कुंभ को लेके विपक्षी दलों की जो घबराहट है वो क्यों है, क्योंकि उनको लग रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी लाभ ले जाएगी, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दिया। सुनिए वो क्या कहते हैं। जिस कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के देश और दुनिया भर से आए हुए आज श्रद्धालु तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, उस कुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करना। अखिलेश जी, आपको आखिरकार कुंभ से, सनातन से, हिंदू धर्म से ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? मजहबी तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना, देख करके आइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। रात अंधेरे जाकर के हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से आपको पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। ये कुंभ का पुण्य लाभ लेने के लिए दुनिया भर से लोग खींचे आ रहे हैं। बेहतर है कि आप भी एक बार जाकर के कुंभ नहा करके आइए और 2013 में अपने शासनकाल में याद करिए उस कुंभ को जिसमें भगदड़ हुई थी, जिसमें आजम खान को आपने प्रभारी बनाया था। अपने कार्यकाल को याद करिए और आज बदनाम करने का प्रयास मत करिए। योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ और 2025 के बीच 2 बार कुंभ का आयोजन हो चुका है। 2019 में अर्ध कुंभ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने उसको भी महाकुंभ की तरह ही पेश किया था। इसके बाद अब 2025 का ये महाकुंभ है और इसके बारे में कहा जाता है कि 144 सालों के बाद ऐसा योग बना है जो इस महाकुंभ में है। हालांकि विपक्ष के नेता बार बार ये कहते हैं कि कुंभ हर साल आयोजित होता है और इस कुंभ में खास बात क्या है। दरअसल खास बात यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो महाकुंभ का इंतज़ाम देख रही है। इसके पहले भी कुंभ और महाकुंभ होते रहे हैं और जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो इसका इंतज़ाम देखता रहा है, लेकिन उनमें और योगी आदित्यनाथ में एक अंतर है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, जिस पूरे मनोयोग से सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी, मथुरा और प्रयाग का कायाकल्प करने की कोशिश की, जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है वो अपने आप में बेहद अलग है और किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री के मुकाबले वो बेहद अहम भी है। शायद यही वजह है कि कुंभ में वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान करने पिछली बार भी गए थे और इस बार भी गए। मंत्रिमंडल के स्नान के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो संबोधन किया उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रयाग और उससे जुड़े क्षेत्रों का किस तरीके से विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहाँ पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेतापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। तो जब से कुंभ शुरू हुआ उसी समय से और उसके पहले से लगातार जो इंतज़ाम हो रहे हैं उनका अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा समय हुआ हो जब वो वहाँ न पहुँचे हों और एक एक पल की जानकारी उनके पास रहती है। अभी जैसे एक दुर्घटना हुई जिसमें कुंभ में आग लगी, उस समय भी उन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रशासन को तेज़ी के साथ ऑपरेशन चलाने के लिए कहा और पूरे इंतज़ामों को जिस तरीके से कवर अप किया गया, जिस तरीके से उस आग को फैलने से रोका गया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उनके जो मीडिया सलाहकार हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं या जो अफसर हैं, वो पूरी तौर से इस व्यवस्था को पूरे विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये स्थापित हो जाए कि कुंभ से बड़ा कोई भी धार्मिक आयोजन पूरे विश्व में नहीं है, जहाँ पर कि इतने करोड़ लोग आते हैं। 23 जनवरी को आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय तक करीब 10 करोड़ लोग कुंभ का स्नान कर चुके हैं और जो आने वाले दिन हैं उसमें सरकार को ये उम्मीद है कि इस पूरे कुंभ में 45 करोड़ लोग संगम पर गंगा का स्नान करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और अगर देखा जाए तो विश्व में इससे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ इस पर नज़र बनाए रखते हैं और वो बार बार इसकी व्यवस्था को लेके उन्होंने जो पहले कहा वो भी सुनिए। उसी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है।
इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहां पे रहने वाले कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहां पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या। और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहां पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में, वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। मुझे यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों और श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत की मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह विभूत करने वाला है और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही
अखंड रहेगा ये देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। उसी संदेश के साथ, इस बड़े आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। कहाई सुनाही बाहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब बात पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की गर्दन में राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, ऋषियों ने की उपकार रे राम, राम सिया राम जय जय इन्हें आप हिंदी में अगर पूछोगे। तुंग मालिकं दमद्दमद्दमद्दमद्दमर्वयो चकार चंद तंदवं तनोतु न शिवा शिवम्। जतकताः संभ्रम भ्रमन्निलिं पनिर्जरी विलोलवेचि वल्लरी, विराजमान मुर्दरी दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पत्त पावके, किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा, स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे, कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चित्तिगम्बरे, मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामणि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे, मदन्त सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे, मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ओम नमः शिवाय। जब आप योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं कुंभ के मुद्दे को लेकर, उसके इंतज़ाम को लेकर, तब आपको पता चलता है कि एक मुख्यमंत्री किस तरीके से इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व है, और दूसरे मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी आयोजन होता था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता था। तो ये फ़र्क है योगी आदित्यनाथ और दूसरे मुख्यमंत्रियों के बीच। ये बात सच है कि उस समय भी कुंभ होते रहे हैं जब दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, और आज भी कुंभ है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं। या पहले के मुख्यमंत्रियों के बीच और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो तुलना है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो धर्म के एक रक्षक हैं, और इस नाते उनकी जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है, और अपनी जिम्मेदारी का वो बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। इसलिए ये कुंभ अलग है, और आने वाले दिनों में ये मिसाल ज़रूर दी जाएगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ, इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाया है। इसके लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, अफसर हैं, व्यवस्था में जुटे लोग हैं, उन सब का भी बड़ा योगदान है। और बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों के योगदान की चर्चा करते रहते हैं। पिछले महाकुंभ में जो सफाई कर्मचारी थे, उनके पैर धो के जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान किया था, इस तरीके की घटनाएं पहले देखने को नहीं मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है, उसने एक अलग तरीके का माहौल बना दिया है। और ये बात विपक्ष को पता है, शायद इसी वजह से वो लगातार कुंभ की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि कुंभ पर सवाल उठाने से तो नुकसान हो सकता है, लिहाजा व्यवस्था और अव्यवस्थाओं की चर्चा के ज़रिए वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन जनता को पता है कि जहां इतना बड़ा आयोजन होता है, जिस शहर में 20-22 लाख लोग रहते हों,
वहाँ 45 करोड़ लोग आ जाएं तो उनका इंतज़ाम कैसे हो सकता है। कुंभ नगरी टेंट नगरी में कैसे बदलती है। अगर इसे आप देखना है तो आप कुंभ आइए और देखिए कि किस तरीके के इंतज़ाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। अस्पताल, स्कूल, होटल, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अद्भुत कुंभ, महाकुंभ पहली बार देखा जा रहा है जब सरकार का इतना इन्वॉल्वमेंट है। और शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनौती देते कहा है कि जिस तरीके से वो अपने मंत्रिमंडल के साथ कुंभ स्नान कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली में यमुना का स्नान कर सकते हैं। अब इसका जवाब देने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है और जो जनता विधानसभा चुनाव में वोट देगी वो भी देखेगी इस तरीके से इसका जवाब दिया जाए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री निर्णायक मोड़ लेगी या नहीं? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।